एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी भांजी बता रही थी कि जब वो अस्पताल में थी तो डॉक्टर जॉर्ज के मुंह से और भी कुछ बातें सुनी थी जो उसे ज़्यादा समझ में तो नहीं आया था। वे कुछ करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे। बहुत जल्द हम किसी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे और वे दिन ज़्यादा दूर नहीं। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हमें होगा वह खदीजा की वजह से होगा। जब खदीजा ने ये बात हमें बताई तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। आज मेरे भांजी ने कुरान पाक मुकम्मल किया था। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे खानदान में कोई एक ऐसी बच्ची है जो इतनी नेक है कि आज उसकी वजह से बाकी सब लोगों में हमारी इज्जत हो रही थी। वह न सिर्फ हमारी दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनने वाली थी, इसलिए सब उसे मोहब्बत से पेश आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बाजी और दूल्हे भाई अपने कमरे में परेशान एक दूसरे से उलझ रहे थे कि घर में मेहमान अब ज़्यादा हो गए हैं तो खाने पीने का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे। हमने तो सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों को बुलाया था, लेकिन जिसको भी पता चल रहा था वह हमारी बच्ची ने कुरान पाक मुकम्मल किया है तो लोग दूर दूर से मुबारकबाद देने आ रहे थे। यूँ घर में मेहमानों का आना जाना लगा था और ये हमारे लिए बहुत दुख और परेशानी की बात थी, क्योंकि हमारे पास इतना राशन नहीं था कि हम उन मेहमानों का खर्चा पूरा कर पाते। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, अगर खाना कम पड़ जाता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। हमारी भांजी मुझसे आकर पूछने लगी कि मेरे माँ और बाबा आपस में बहस क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा, गुड़िया ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहती थी। वह तो कहने लगी, मुझे पता है वह पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें कहिए कि परेशान ना हो, अभी पैसे लेकर देती हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा कि तुम कहाँ से पैसे लेकर दोगी, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आएंगे। तो वह कहने लगी, बाद में सब कुछ बताऊंगी। ये कहकर वह जल्दी से घर से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे भागने लगी कि देखूं वह कहाँ गई है। फिर मुझे ये मेहमानों में से आई हुई औरत ने रोक लिया। जब तक मैं उनसे बात करके फ्री होती मैंने गली में देखा, कोई भी नहीं था, जाने वो कहाँ भाग गई थी। मुझे उसके बारे में परेशानी होने लगी थी। वह तो बच्ची थी, उसे भला किसने पैसे देने थे। लोग तो बड़ों को उधार नहीं देती, तो वह न जाने कहाँ पैसे लेने गई थी। मुझे अब शक होने लगा। मैं सोचने लगी, भाई बाजी ने मुझसे पूछ लिया वह कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी, वह खुशी खुशी घर में आई और मेरे हाथ में कुछ पैसे रखकर कहने लगी, माँ को दे दो। मैं हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए और किसने दिए हैं। तो वह कहने लगी, बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। ये पैसे एक दोस्त ने मुझे इनाम में दिए हैं। आखिर उसकी ऐसी कौन सी दोस्त थी जिसने इतने सारे पैसे दे दिए। उसी सब से मेहमानों का खाना पीना अच्छे से निपट गया। उसने मुझे मना किया था कि मैं दूल्हे भाई और बाजी को ये बात ना बताऊं कि ये पैसे किसने उसे दिए हैं। कहने लगी, बाबा डांटेंगे कि मैंने किसी से पैसे मांगे हैं तो आप उन्हें कहिएगा ये पैसे आपके पास थे। मैं तो अपनी भांजी के रंग देखकर हैरान हो रही थी। वह कितनी अच्छी बच्ची थी कि उसने आज तक झूठ नहीं बोला था और हम सबको भी मना ही करती थी। तो आज क्यों वो मुझे झूठ बोलने को कह रही थी। लेकिन फिलहाल उसकी बात भी तो ठीक थी। अगर दूल्हे भाई को पता चला कि उनकी बेटी कहीं और से पैसे लाई है तो वह जरूर शक में पड़ जाते। मैंने सोचा कि आज ये भीड़ खत्म हो जाए तो फिर मैं उससे आराम सुकून से पूछूंगी कि मामला आखिर क्या है। पैसे भी इतने थे कि उससे सभी काम अच्छे तरीके से निपट गई और कुछ पैसे बच भी गए। मैंने सोचा कि अब सब मेहमान चले गए हैं तो मुझे उससे पूछना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए और उसे किसने दिए हैं। अभी मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि बाजी की चीखों ने मुझे हिलाकर रख दिया। वो मेरी भांजी का नाम लेकर जोर जोर से चीख रही थी। मैं घबरा गई। या खुदा, सब ठीक हो। भागते हुए बाजी के पास गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी भी जान निकल गई। मेरी भांजी खदीजा अपने कमरे में बेड के पास नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी और बाजी उसके पास बैठी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, बाजी इसे क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ था और कैसे हुआ। मैं तो अभी उसे खाना पूछने के लिए कमरे में आई तो देखा ये जमीन पर पड़ी हुई है। देखो, मेरी भी तो बात नहीं सुन रही। मेरी बच्ची को जरूर किसी की नज़र लग गई है। दूल्हे भाई भी थोड़ी देर पहले किसी काम से घर से बाहर निकले थे और हम दोनों औरतें घबरा गई कि अब क्या करें। अचानक बाजी मुझे कहने लगी कि गली के अंत में एक लेडी डॉक्टर बैठती है, उसको बुला लाओ। उसे कहो कि आकर मेरी बेटी को देखे इसे क्या हुआ है। मैं जल्दी से भागकर उस डॉक्टर को बुलाने चली गई। उसने आकर मेरी भांजी खदीजा के चेहरे पर पानी छिड़का, एक दो इंजेक्शन लगाए तो थोड़ी ही देर में वह होश में आ गई। हम दोनों तो उसे देखकर ही बेहाल होने लगे थे और आधी जान निकल गई थी
कि एकदम से इसे क्या हो गया। सुबह तक तो वो हमसे हंस बोलकर बातें कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अब एकदम से वो बेजान सी पड़ गई थी, जैसे सदियों से बीमार हो। ये बात सच है, वाकई नजर बहुत बुरी चीज होती है। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि घबराने वाली कोई बात नहीं, आप इसका सदका वगैरह दें, ये ठीक हो जाएगी। बाजी के पास जितने पैसे थे उसमें से आधे पैसे सदके में दे दिए और फिर अपनी बेटी के लिए बाहर से फल वगैरह लेने चली गई। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था कि मैं उससे पूछ लेती, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे ये बात करना भी ठीक नहीं लगा। मैं उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगी। वो फिर से बेहोशी में जा रही थी और मैं उसकी यह हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी कि एकदम से ही उसे क्या हो गया है। वह मेरे बाजी और दूल्हे भाई की इकलौती बेटी थी और हम सबकी उसी में जान बसती थी। मेरी बाजी और मैं, हम दो ही बाबा की औलाद थी। बाजी मुझसे 10 साल बड़ी थी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी बेटी की तरह मुझे पाला था और मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। जब बाजी की शादी का वक्त आया तो उसने अपने दूल्हे से साफ साफ कह दिया, ये मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी है, तो आपको मेरी तरह इसका भी ख्याल रखना होगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दूल्हे भाई वैसे ही थे जैसे मैं चाहती थी। उन्होंने बाबा की तरह मेरा ख्याल रखा। शादी को 2 साल गुजर गए थे। बाजी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी और मेरे दूल्हे भाई के माँ बाप को अपने पोते पोतियाँ देखने की बहुत तमन्ना थी। मेरी बाजी की सास कहती थी, अगर मेरी पोती हुई तो मैं उसका नाम खदीजा रखूंगी, और मेरे बाजी के ससुर कहते थे कि अगर पोता हुआ तो मैं उसका नाम अल्फिया रखूंगा। हर वक्त हमारे घर में बच्चों की ही बातें होती रहती थी। मैं अपने मन में सोचती थी, बाजी के सास ससुर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से मेरी बाजी को दुख पहुंचेगी। जब उनको औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। एक दिन बाजी के ससुर बाजी से कहने लगे, बेटा तेरे घर जब भी कोई औलाद होगी तो उनमें से किसी एक को हाफिजे कुरान जरूर बनाना। मेरी बड़ी बहन और दूल्हे भाई ने अम्मा बाबा से वादा कर लिया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि दूल्हे भाई के माँ बाबा ये वादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई थी। पहले उनके बाबा को हार्ट अटैक हुआ और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और फिर उनकी माँ बाबा के जाने के बाद इतनी बीमार रहने लगी। 5 महीने के बाद ही वह भी दूल्हे भाई के बाबा के पास चली गई थी। दूल्हे भाई और मेरी बाजी तो बहुत परेशान हो गए थे। इस सूरत हाल में दूल्हे भाई ही थे जिन्होंने हम दोनों बहनों को सहारा दिया। इसी दौरान बाजी प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर जैसे घाव पर मरहम जैसा था कि हमारे घर में दूल्हे भाई के माँ बाबा के जाने से जो उदासी हुई थी वह बाजी और दूल्हे भाई की औलाद आने से खत्म हो जाती। मैंने उन दिनों बाजी का बहुत ख्याल रखा, और जब बाजी के यहाँ पहली बेटी ने जन्म लिया तो मेरे दूल्हे भाई के माँ की ख्वाहिश के मुताबिक उसका नाम खदीजा रखा गया। वह एक बहुत ही प्यारी और तेज दिमाग वाली बच्ची थी। बचपन से ये हर क्लास में फर्स्ट आती रही और हम खुश थे इसी बच्ची को हाफिजे कुरान करवाएंगे, क्योंकि ये बात सही है। जब उसने 6ठी क्लास तक पढ़ लिया तो हमने उसे मदरसे में डाल दिया। आमतौर पर लोग 2 या 3 साल में हाफिजे कुरान कर लेते हैं, लेकिन हमारी बच्ची इतनी तेज दिमाग थी, उसने 1 साल में ही पूरा मुकम्मल कुरान हाफिज कर लिया। उसने ये सब करके सबको हैरानी में डाल दिया और अभी सिर्फ 13 बरस की थी। हर तरफ उसके चर्चे होने लगे और हमारे घर जो भी मेहमान आते उसके सदके जा रहे थे, उसकी बलाएं ले रहे थे और उससे सवाल किए जा रहे थे। तो मुझे ये ख्याल बार बार आ रहा था कि जरूर किसी की नज़र ही लग गई है। तभी तो मेरी भांजी इतनी बीमार पड़ गई। थोड़ी देर में बाजी आ गई और उसके लिए फल वगैरह लेकर आई, लेकिन उससे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। रात तक उसकी हालत और बिगड़ गई और हम उसे इमरजेंसी अस्पताल ले गए। उसकी बीमारी की डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी कहने लगे उसके अंदर ऐसी कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही जिसकी इलाज हो सके। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम खुद हैरान हैं कि उसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है। उसके बेशुमार टेस्ट किए गए, लेकिन टेस्टों में कुछ भी बीमारी पकड़ नहीं आ रही थी। हम तीनों खदीजा को लेकर बहुत परेशान थे और दुआएं मांग रहे थे कि वह ठीक हो जाए। 1-2 बार जब उसे थोड़ा सा होश आया तो मुझे अपने पास बुलाकर कुछ कहने लगी। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी और मैंने उसे ज़्यादा बोलने से मना कर दिया कि तुम कुछ भी मत बोलो, बस आराम करो। लेकिन वह बहुत बेचैन थी, ऐसे जैसे मुझसे कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसकी बीमारी पर जितने भी पैसे हमारे पास थे सब खर्च हो रहे थे। दूल्हे भाई एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करते थे और वहाँ से भी वो जितना एडवांस ले सकते थे उन्होंने ले लिया
और अपने बच्ची की बीमारी पर लगा दिया, लेकिन हम सब की कोशिश बेकार चली गई। हम अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए। थोड़े ही दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। हम उसे अस्पताल से घर लेकर आ गए। वह दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था। खुदा ऐसी आजमाइश किसी पर ना लाए। घर में मैयत पड़ी हो और कफन दफन के लिए घर वालों के पास एक भी रुपया ना हो। हमने सारे पैसे तो उसकी बीमारी पर लगा दिए थे, अस्पताल के खर्च और बाकी टेस्ट वगैरह पर, और अब ये हाल था कि हमारे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रिश्तेदारों को फ़ोन करके कह देते। अभी इसी परेशानी में थे। पड़ोस में से नर्स चली आई। परेशानी का कारण पूछा तो जब उसे पता चला तो कहने लगी, मेरे पास आप लोगों के परेशानी का एक हल है। हमने बेचैनी से पूछा क्या, तो कहने लगी, अपनी बेटी की लाश को एक दिन के लिए हमारे अस्पताल में जमा करवा दो तो तुम लोगों को बेटी की कफन दफन के साथ लाखों रुपए मिलेंगे। मैंने उसे गुस्से से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे अस्पताल वालों के हाथों बेच दें? तो कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक रात के लिए, वह भी सिर्फ इसलिए कि हमारे अस्पताल के ईसाई डॉक्टर तुम्हारे हाफिजे कुरान बेटी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने पूछा, किस तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? कहने लगी, वह सिर्फ देखना चाहते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज था। इसके लिए वे बस एक टेस्ट करेंगे। उसके बाद तुम लोग अपनी बेटी को सुबह वापस ले आना और कफन दफन कर देना। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो बाजी मुझे कहने लगी, तुम हो कौन मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली? मैं उसकी माँ हूँ और मुझे ये सौदा मंजूर है। मैंने हक्का बक्का होकर बाजी को देखा। उसने मुझसे आज तक ये बात नहीं कही थी। मैं उसकी बेटी के मामले में क्यों बोलती हूँ, तो फिर आज ऐसा क्यों? बाजी मुझे एक तरफ ले गई और कहने लगी, हमारा फायदा इसी में है कि हम इसकी बात मान ले। मैंने वजह पूछी। बाजी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की कफन दफन शानदार तरीके से हो। मेरी बेटी हाफिजे कुरान थी, उसका इतना हक तो बनता है कि उसके शान शौकत से कफन दफन का बंदोबस्त किया जा सके। मैंने परेशानी से कहा, लेकिन बाजी हॉस्पिटल वाले न जाने हमारी बच्ची के साथ और क्या करेंगे। तो बाजी रोते हुए कहने लगी, क्या ही कर लेंगे, अब तो मेरी बेटी मर गई है, अब उसके साथ क्या हो सकता है? तुम बस चुप रहो, हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। दूल्हे भाई भी ये सब करवाने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन बाजी ने उन्हें भी मना लिया और हमने अपनी फूल सी बच्ची के मुर्दा शरीर को नर्स के हवाले करनी पड़ी। दूल्हे भाई उसे खुद अस्पताल छोड़कर आए थे जहां से उसकी मैयत आई थी। नर्स ने सिर्फ एक रात का वादा किया था और वे रात हम तीनों ने बड़ी मुश्किल से जागते हुए गुजारी। हम तीनों ही खदीजा को याद करके रो रहे थे। उसकी बचपन से लेकर अब तक की बातें याद कर रहे थे। अचानक मुझे याद आया, उसने मुझे बताना था कि उसने हाफिजे कुरान करने की खुशी में दावत वाले दिन वह पैसे कहाँ से लेकर आई थी, और शायद बाद में भी वह बिस्तर में पड़ी थी। तो यही बात बताने के लिए मुझे बार बार अपने पास बुला रही थी, लेकिन मौत ने उसे इतनी मोहलत ना दी। काश वह मुझे बता देती तो मैं कुछ भी करके जिसके उसने पैसे लिए थे उसे वापस कर देती, ताकि मेरी भांजी के सर पर कोई कर्ज न रहता। जैसे ही रात गुजरी और सुबह हुई तो हम सब जल्दी से अस्पताल की तरफ भागे, अपनी बच्ची के मैयत को ला सके, लेकिन हैरान रह गए। वहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ था। दूल्हे भाई एक आदमी से पूछा, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं? तो कहने लगा कि अस्पताल में कोई हादसा हो गया है कि वहाँ पर काफी हल्ला गुल्ला था। भाई ने एक आदमी को पूछा कि यहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो वो कहने लगा कि अस्पताल में आग लग गई है। ये सुनते ही हमारी तो जान निकल गई और उस कमरे की तरफ भागे जिसमें हमारी बच्ची को रखा गया था। लेकिन ये देखकर तो हम कांप कर रह गए थे कि आग उसी के कमरे में लगी हुई थी जिसमें हमारी बच्ची थी। बाजी चीखने लगी और उनको दौरे पड़ने लगे। दूल्हे भाई आगे बढ़कर उस कमरे में जाने लगे, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। कुछ पता नहीं था आग वहां पर कैसे लगी और किसने लगाई। कमरे के अंदर जो कुछ भी था वह जलकर राख हो गया था। दूल्हे भाई गुस्से से कहने लगे कि मैं अस्पताल के प्रबंधक पर केस करूंगा, लेकिन फिलहाल वह गरीब आदमी थे, उनकी कौन सुन सकता था। वह नर्स हमारे पास आकर कहने लगी, ये सिर्फ एक हादसा था, खुदा को ऐसा ही मंजूर था, आप लोग क्या कर सकेंगे? कुछ भी तो नहीं। अभी तो डॉक्टर ने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था, लेकिन वादे के मुताबिक आपको लाखों रुपए मिलेंगे, जिससे आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आग सिर्फ उसी के कमरे में ही क्यों लगी। बाकी कमरे तो बिल्कुल ठीक थे, न जाने क्यों।
लेकिन मुझे अब उन लोगों पर शक हो रहा था कि जिस कमरे में मेरी खदीजा की मैयत थी सिर्फ वहीं पर यह हादसा हुआ, और कहीं भी तो हो सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। वह तो पहले ही इस दुनिया में नहीं थी, अब उसकी मैयत भी दफनाने के काबिल नहीं थी। हमने सबको यही कहा था। वह अस्पताल में इलाज के लिए वेंटिलेटर पर थी। उसी कमरे में आग लग गई जिसमें हमारी खदीजा की जान चली गई। डॉक्टरों की तरफ से मिले पैसों को खदीजा का चहल्लुम बड़े शानदार तरीके से मनाया गया। हालांकि मैं नहीं चाहती थी हम अपने बच्ची के बदले में पैसे वसूल करें, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, तो ऐसा ही था। अब उन्हीं पैसों से हमारे घर का चूल्हा जलने लगा था, क्योंकि दूल्हे भाई तो उनके फैक्ट्री वालों ने काम से निकाल दिया था, और अब जब तक उसे कोई नया काम नहीं मिलता हम उन्हीं पैसों में गुजारा करने पर मजबूर थे, वरना हम भूख से मर जाते। मैं भी घर के हालत को देख रही थी और सोच रही थी मुझे भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, मगर मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था और मैंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, आज इस मुसीबत और मुश्किल वक्त में अपने बाजी का सहारा तो बन जाती। मेरी शुरू से ही पढ़ाई करने का मन नहीं करता था और मेरी बाजी मुझसे कहती थी कि मैं तो पढ़ नहीं सकी, लेकिन तुम तो पढ़ लो, मगर वह भी मुझे और ज़्यादा पढ़ाने के लिए फोर्स ना कर सकी। 8वीं करने के बाद मैं घर बैठ गई, ना तो कोई हुनर सीखा और ना ही मेरे पास कोई डिग्री थी, और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी कीमती साल बर्बाद कर दिए। आज अपने घर के हालत बदलने में अपना कुछ किरदार ही अदा कर पाती। अब मुझे कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिल सकती थी, तो मैंने सोचा ये सफाई सुथरा का काम ही कहीं मिल जाए तो वह भी कर लूँगी। एक दिन उस अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखा देखा सफाई के लिए वर्कर की ज़रूरत है, तो मैं वहां चली गई। अस्पताल के स्टाफ ने मुझसे बातचीत की और कहने लगी ठीक है तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी, तुम कल से आ जाना। मगर उस वक्त मैंने देखा कि हमारी पड़ोसन मुझे देखकर वहीं पर आ गई और हैरानी से पूछने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पर सफाई के लिए आया की ज़रूरत थी, तो मैं इंटरव्यू देने आई थी और उन लोगों ने मुझे रख लिया है। तो मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के रंग बदल गए। मुझसे कहने लगी नहीं तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती। मैंने बड़ी हैरान होकर पूछा क्यों नहीं कर सकती, और उन लोगों ने तो मुझे खुद रख लिया है, मैं कल से नौकरी शुरू कर दूंगी। तो वह मुझे देखकर बड़ी जल्दी से उस कमरे में भागी जहाँ पर अस्पताल के प्रबंधक के कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं उसके रवैया को लेकर सोचने लगी कि उसे क्या हो गया है, भला इसे मेरी नौकरी से क्या समस्या पैदा हो सकता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वह औरत उन लोगों से कुछ बातचीत करती हुई नजर आई। उसके बात करने के अंदाज में ऐसी सनसनी थी कि लग रहा था जैसे बहुत ही कोई खुफिया बात कर रही हो। उन लोगों ने भी मुझे शीशे से बाहर से देखा तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि अंदर मेरी ही बारे में बात हो रही है। कुछ मिनट के बाद नर्स मेरे पास आकर कहने लगी तुम अंदर चलो, तुम्हें अंदर बुलाया जा रहा है। जब मैं उसके साथ कमरे में गई तो मुझसे कहने लगी हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। असल में ये नर्स पहले से ही किसी और से वादा कर चुकी थी नौकरी उन्हें मिलेगी और हमें याद नहीं था, हमने आपको रख लिया। लेकिन हमारी बहुत पुरानी स्टाफ है तो हमें उनकी बात की लाज रखनी होगी, इसलिए आप जा सकती हैं। मैं बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल आई, लेकिन मैं उलझ भी गई थी। उन्होंने तो पहले हाँ कर दी थी, फिर उस नर्स के कहने पर उन्होंने मुझे वहाँ से क्यों निकाल दिया। उसको मुझसे क्या दुश्मनी थी, उसने मेरी नौकरी नहीं होने दी। मुझे कहने लगी असल में मेरी कामवाली ने मुझे कई दिनों से कह रखा था कि अगर अस्पताल में आया की ज़रूरत हो तो मैं उसे ज़रूर बताऊं, तो मैंने उसे वादा किया था। अब मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुम्हें किसी और अच्छी जगह पर नौकरी पर रखवा दूंगी। तुम्हें आया की नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम पढ़ी लिखी तो हो। मैं कोशिश करूंगी तुम्हें कोई अच्छा काम दिलवा दूंगी। मेरी बड़ी हमदर्द बन रही थी, लेकिन मुझे उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं आया। मुझे उसकी नीयत में ही कुछ फितूर लग रहा था और मुझे उसकी ये बात भी झूठी लग रही थी कि मेरी जगह वह किसी और को नौकरी पर रखने का वादा कर चुकी थी। अगर ऐसा होता तो फिर अस्पताल वालों को बाहर पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई लगाने की। खैर मैं उससे और ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी।
इसलिए चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल आई। घर आकर भी उसके रवैया पर हैरान परेशान होती रही और सोचती रही आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे कोई भी पुख्ता नतीजा समझ में नहीं आया। अगले दिन मैं फिर से नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली तो वापसी पर उस अस्पताल के सामने से गुजरी तो देखा वह पोस्टर अभी तक वहीं पर लगा हुआ था। वैसे उन्हें ये फैसला कर लिया था तो वह नर्स के कहने पर किसी और को रखेंगे तो फिर उन्हें ये पोस्टर उतार देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था और ये बात मुझे किसी तौर पर भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उनको आजमाने की खातिर एक फैसला किया और अपनी हुलिया बदलकर दोबारा से उस अस्पताल में चली गई और अपने आप को अनपढ़ और बड़ी उम्र की औरत दिखाया और नौकरी की ख्वाहिश की। तो फिर से मुझे अस्पताल के स्टाफ ने इंटरव्यू के लिए उस कमरे में बुलाकर वे लोग मुझे नहीं पहचान पाए थे। वे कुछ जरूरी सवाल के बाद कहने लगे, ठीक है, हमें आया की ज़रूरत है, कल से तुम काम पर आ जाना, लेकिन इस अस्पताल के कुछ रूल से तुम्हें अपने काम से काम ही रखना होगा और किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। अगर इस तरह का कुछ भी रिएक्ट किया तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं घर वापस आ गई, नौकरी तो मुझे मिल गई थी। अब मुझे ये मालूम करना था वह नर्स ऐसा क्यों नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। शायद वह पड़ोसी थी, इसलिए वह नहीं चाहती होगी मैं उसके किसी खुफिया काम के बारे में जान लूं, या उसे ये डर होगा कहीं मैं उसके आसपास ही रहूंगी तो उस पर मेरी नज़र पड़ती रहेगी। यही वजह थी जिसकी वजह से वह घबरा गई थी और उसने मुझे वहां से निकलवाने की प्लानिंग की थी। अब मैं अपना हुलिया रोज बदलकर वहां पर जाती थी। एक दो बार वह भी मेरे सामने से गुजरी, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं उस पर नज़र रखने लगी तो ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वह डॉक्टर के साथ एक खास कमरे में जाती थी। उस डॉक्टर के साथ ही उस नर्स के अलावा किसी नर्स को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी और सिर्फ कुछ ही डॉक्टर उस कमरे में जाते थे। वहाँ पर सफाई वाली भी कोई और ही थी। अस्पताल के किसी और स्टाफ को भी उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही इस बारे में कुछ पूछने का हक था। जो औरत अंदर सफाई करने जाती थी, एक दो बार मैंने उससे पूछा आखिर उस कमरे में ऐसा भी क्या खास है, तो वो कहने लगी असल में वहाँ कुछ खास मरीज होते हैं जिन पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस वजह से किसी को वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। वह अस्पताल में काफ़ी सालों से काम कर रही थी तो उस पर डॉक्टरों का भरोसा था। उस कमरे की सफाई के लिए सिर्फ वही अंदर जाती थी। एक बार मैं सफाई कर रही थी तो मेरे सामने से एक स्ट्रेचर गुजरा जिस पर शायद कोई नौजवान मरीज थी जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए उस सामने वाले कमरे में ले जाया जा रहा था, लेकिन उसका एक हाथ चादर से बाहर नीचे लटक रहा था। जब मैंने उसके हाथ को देखा एकदम से चौंक गई क्योंकि उस मरीज के हाथ में 2 अंगूठे थे। मैं ये देखकर इसलिए चौंकी क्यों थी क्योंकि मेरी मरी हुई भांजी खदीजा के हाथ में 2 अंगूठे थे। पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कहीं ये खदीजा तो नहीं, लेकिन फिर मैंने खुद को डांटा, वह भला यहाँ पर कैसे हो सकती है। उसको तो गए हुए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर से बार बार यही आवाज़ उठ रही थी कि मुझे आगे बढ़कर उसके चेहरे से चादर हटाकर देखना चाहिए कि आखिर वह है कौन, और शायद मैं ऐसा कर भी लेती। लेकिन उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेचर को लेकर कमरे के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था स्ट्रेचर पर मेरी भांजी होगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा हमने अपनी भांजी की मैयत को दफनाया भी तो नहीं था, लेकिन उसने हमारे नज़रों के सामने ही दम तोड़ा था। अब उसके जिंदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई और बच्ची थी जिसको देखकर मुझे अपनी भांजी का वहम हो रहा था। उसी दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरे साथ काम करने वाली मुझे कहने लगी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर साहब के आने से पहले मुझे इस कमरे की सफाई भी करनी है, तो क्या ये मुमकिन है आज तुम मेरी जगह चली जाओ, लेकिन किसी को बताना मत वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि इस कमरे में मेरे अलावा आज तक कोई नहीं गया। उसने अपने कपड़ों से अपने नाम की किट मेरे कपड़ों पर लगा दी और मैंने अच्छे से अपने मुंह पर मास्क लगाकर उसकी जगह उस कमरे में सफाई करने चली गई। वहाँ पर वह सुबह वाली मरीज एक मशीन के नीचे लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर सफ़ेद रंग की चादर थी। न जाने वह जिंदा थी या नहीं। सफाई करते हुए मेरा ध्यान बार बार उसी के ऊपर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे से चादर हटा कर देखती, उस वक्त डॉक्टर के साथ वह नर्स भी अंदर दाखिल हुई। उस मरीज की कंडीशन देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए।
और जाते हुए मुझे भी कहने लगे, तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि अब हम इस कमरे में ताला लगाने वाले हैं। मैं चुप उनके साथ कमरे से बाहर आ गई। मैं अपनी साथी औरत से पूछा, उस कमरे में जो मरीज है क्या तुम उसके बारे में जानती हो कि वह कौन है? तो वो कहने लगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कोई बच्ची है, बड़ी ही प्यारी है। न जाने किस माँ बाप ने अपनी बच्ची को डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट करने के खातिर डॉक्टर के हाथों अपनी बच्ची को बेच दिया है। बच्चे का नाम सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। इसका मतलब था इस वक्त उस स्ट्रेचर पर कोई जवान मरीज नहीं बल्कि कोई बच्ची ही थी। अगले दिन मैंने खुद उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं न सिर्फ उस कमरे की बल्कि जहाँ जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है हर जगह तुम्हारे हिस्से की सफाई कर दूंगी। तो उसने खुश होकर आज भी अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैंने जाते ही उस बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाने की कोशिश की। उस वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से मशीन के नीचे जाकर छुप गई। कुछ डॉक्टर और वही नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर नर्स को कहने लगा कि इसमें तो कोई शक नहीं, उन जाहिल माँ बाप की वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वह नर्स कह रही थी इसलिए तो कि घर वालों ने उसे कुरान हाफिजा करने के लिए मदरसे में डाला था। हमारे यहाँ मदरसे में ज़्यादातर वही बच्चे जाते जो बहुत सही हो, वरना आप खुद ही सोचो कि इतनी बड़ी किताब जिसमें 30 पारा हो, क्या वह आसानी से आम लोगों को याद हो सकता है? कभी भी नहीं। ऐसा तो सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो दिमाग से तेज हो। थोड़ी देर बात करने के बाद वे सब लोग वहाँ से चले गए। मैं उनकी बातें सुनकर सन्नाटे में आ गई थी। उस नर्स के हाफिजे कुरान कहने पर मैं चौंक गई थी और उनके कमरे से बाहर जाते ही मैं जल्दी से उस बच्ची के पास गई और एकदम से उसके चेहरे से चादर हटा दी। मेरा शक अब यकीन में बदल गया क्योंकि वहाँ पर तो मेरी ही भांजी खदीजा लेटी हुई थी, मशीनों से जकड़ी हुई थी। वह पहचानी नहीं जा रही थी। मैं तो ये देखकर खुश हो गई वह जिंदा थी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। मुझे डर हुआ अगर मैं उनको इन मशीनों से आज़ाद करने की कोशिश की तो कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। क्या करना चाहिए था, मैं सोचने लगी। फिर मैंने एक फैसला करते हुए उस वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया और उनको कहा यहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम कुछ डॉक्टर मिलकर कर रहे हैं। डॉक्टर बच्चों का किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और मेरी भांजी भी उन्हीं के कब्जे में है। आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने आकर छापा मारा तो वहाँ पर खदीजा के अलावा और कई बच्चे मिले और वे सब के सब हाफिजे कुरान बच्चे थे जिनके घर वालों को यही बताया गया था वे मर चुके हैं और अब वह डॉक्टर उन पर आराम और सुकून से एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। और ज़्यादा छानबीन करने के बाद पता चला वह ईसाई डॉक्टर के साथ वह नर्स भी मिली हुई है। उन्हें हमारे देश के हाफिजे कुरान बच्चे चाहिए थे क्योंकि उन बच्चों का दिमाग बहुत तेज था और उस डॉक्टर को यही बच्चे चाहिए थे। उन पर वह विदेश ले जाकर एक्सपेरिमेंट करते थे और लाखों रुपए कमा रहे थे। नर्स ने बयान दिया कि मैं उन्हें ऐसे बच्चे मुहैया कराती थी। तुम्हारी भांजी खदीजा के बारे में भी मुझे पता चला वह कुरान पाक हाफिज किया है। तो एक दिन मैंने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। तो मैंने उसे कहा कि ये तुम्हारा कुरान पाक हाफिज करने का इनाम है, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो मुझसे आकर ले जाना। तब तो वह मना करके चली गई थी, लेकिन फिर जब उस दिन तुम लोगों के घर पर दावत थी और तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे तो वह मेरे पास आई। मुझसे कहने लगी, आपने मुझे कहा था वह पैसे मेरा इनाम है, तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? उसी वक्त मैंने पूरा प्लान बना लिया मुझे क्या करना है। मैंने उसे बिठाया और शरबत पिलाया और बहुत सारे पैसे देकर कहा, मुझे तुमसे कुछ काम है, जब तुम्हारे घर में दावत खत्म हो जाए तो मेरे घर पर आना। वह मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और फिर मेरे ही मशवरे पर तुम लोगों ने उसे इस अस्पताल में दाखिल करवाया जहां पर हम उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उन डॉक्टरों ने उसे जानबूझकर ऐसी हालत में रखा हुआ था। लोगों को यही लगा कि अब बस उसकी आखिरी दिन करीब है। फिर हमने उसे ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बहुत कम हो गई, लेकिन वह जिंदा थी। प्लान के मुताबिक तुम लोगों को कह दिया गया कि उसकी मौत हो गई है, तुम लोग उसे घर पर ले जाए और मैंने कफन दफन के लिए लाखों रुपए का लालच देकर जब ये कहा एक रात के लिए अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवा दो, तो उसके पीछे हमारा प्लान ही था। हमने उस कमरे में भी जानबूझकर आग लगाई थी। तुम्हारी भांजी को हमने पहले ही किसी और कमरे में शिफ्ट कर लिया था ताकि तुम लोग उसे भूल जाओ। डॉक्टर जॉर्ज बच्चे के तेज दिमाग की एक्सपेरिमेंट करते थे और तुम्हारी भांजी के अलावा और भी वहाँ पर कई बच्चे थे।
इसलिए ही नहीं चाहती थी तुम यहाँ पर काम करो। मैं तो ये सुनकर ही कांप गई थी। पिछले 2 महीने से मेरी भांजी इन जालिमों के कब्जे में थी और वे उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन डॉक्टरों की विदेश तक पहुंच थी। उन लोगों ने कोशिश की ये मामला दब जाए, लेकिन क्योंकि मीडिया वालों को भी खबर हो गई थी तो अब उनका बचना मुमकिन नहीं था। अदालत में नर्स और डॉक्टर समेत सबके लाइसेंस कैंसिल करके उनको लंबे समय के लिए जेल की सजा दी गई। फिर और बाकी बच्चों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जिस दिन खदीजा घर वापस आई वह दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं था। हमारी बच्ची को दूसरी जिंदगी मिली। उसके लिए खुदा का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाता उतना ही कम था। उसके ठीक होने के बाद मुझे बताया जब मैं अस्पताल में थी तो मैं आपको यही सब बताना चाहती थी कि नर्स आंटी की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई है, लेकिन मुझसे बोला नहीं गया और बाद में भी उस बेचारी को दवाइयों का ज्यादा डोज देकर उसे बेहोश रखा गया था तो उसको रिकवर होने में भी बहुत वक्त लगता। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात थी वह जिंदा सही सलामत थी और बाकी सारे बच्चे अपने माँ बाप के पास चले गए और उन लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उनको भी अपनी बच्ची वापस मिल गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।